आप सभी का इस सुनतजू के ऊपर नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे जो 2 पिछले तकनीकी सत्र सुनतजू के ऊपर हुए थे, उसमें मैंने उनकी किताब आर्ट ऑफ वार के 2 चैप्टर के ऊपर बात की थी। सुनतजू एक ऐसे विचारक हैं जिनको आज तक चीन फॉलो करता आया है। चीन की जो भी नीति होती है, रक्षा नीति हो या विदेश नीति हो, वो उसी सिद्धांतों के चारों तरफ घूमती है। हो सकता है कि शायद चीन ऐसा करके ना सोचता हो कि वो सुनतजू के आसपास चले, लेकिन अगर आप सुनतजू को पढ़ेंगे, सुनतजू को जानेंगे, तो आपको एक चीज़ फील होगी कि कहीं ना कहीं जो सुनतजू कहकर चले गए हैं, वो अभी तक चीन फॉलो कर रहा है। भले ही 2000 साल से ऊपर की ये किताब हो, लेकिन सुनतजू आज भी शायद चीनी मामलों में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। मैं आपको इस तकनीकी सत्रों में सुनतजू की बातों से रूबरू करवाना चाहूँगा और ये प्रयास करूँगा कि जो सुनतजू कहकर गए हैं या जो उनकी किताब आर्ट ऑफ वार में लिखा हुआ है, उसको मैं चीन की वर्तमान चालों से जोड़ूँ, ताकि आपको समझ में आए कि चीन की आज की जो नीति है, या विदेश नीति है या रक्षा नीति है, या चीन अपने पड़ोसियों के साथ जिस भी तरह का व्यवहार करता है, वो किस प्रकार उनके विचारक कहकर चले गए हैं और आज भी हम उस चीज़ को देखते आ रहे हैं। अगर आप चीन को देखें तो विगत कुछ समय में, जो कि इसी 2020 में हुआ है, पहले तो सिर्फ भारत ही चीन की विस्तारवादी नीति को झेल रहा था, लेकिन अब तो दुनिया ने कोरोना में चीन की भूमिका देखी है। उसके बाद जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो चीन ने सप्लाई किए पूरी दुनिया में, उसकी असलियत देखी है। साउथ चाइना सी में या जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, मतलब दुनिया का कोई भी एक ऐसा देश अछूता नहीं रहा जिसने चीन को इस वर्ष 2020 में ना समझा हो, ना जाना हो कि चीन की वास्तविकता क्या है। हम भारतीय भले ही चीज़ों से, तथ्यों से अपना मुंह छिपाते आते थे, जनता को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि चीन क्या करता है। और अगर कभी आप चीन की बातों को करिए, लोगों को समझाइए, तो शायद लोग सस्ते माल और ये कह करके कि ये विदेश नीति का मुद्दा है या आर्थिक नीति का मुद्दा है, हमसे क्या मतलब, अपना पिंड छुड़ाते थे। लेकिन अब वो एक काम नहीं कर सकते, क्योंकि चीन ने उनको ये सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि आपने चीन को जितना फ्री हैंड अब तक दिया था, चीन ने उस फ्री हैंड का प्रयोग आपकी स्वतंत्रता, संप्रभुता और आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई भी मौका नहीं छोड़ा। चलिए हम आपको चीन के प्रमुख विचारक सुनतजू के पुस्तक आर्ट ऑफ वार के तीसरे चैप्टर पर ले चलते हैं, जिसका नाम है छल पूर्वक आक्रमण। अब आप देखिए कि सुनतजू छल की बात करने लगे। सुनतजू इसमें जो पहली लाइन कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए, किसी भी देश को चकनाचूर करना और बर्बाद करना उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये है कि आप दुश्मन के देश को पूरी तरह अपने अधिकार में ले लें। उन्होंने ये भी कहा है इस लाइन में आगे कि दुश्मन की पूरी सेना, रेजिमेंट, टुकड़ी या किसी कंपनी को बर्बाद मत करिए, उससे अच्छा है कि आप उनको पकड़ लें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इस लाइन को आप फिर से सुनिए। दुश्मन की पूरी सेना, रेजिमेंट, टुकड़ी या किसी कंपनी को तबाह किए बिना पकड़ना उसे नष्ट करने की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। देखिए, यहाँ पर ये बात क्या करते हैं, युद्धबंदी बनाने की। एक तरीके से युद्धबंदी बनाना किसी को भी मनोवैज्ञानिक कला हो सकती है। आप उसको बंदी बना के ले जाएंगे, हो सकता है आप उससे अच्छा व्यवहार करें, तो हो सकता है कि शायद अपने कुछ राज उगल दे। ये भी हो सकता है कि भविष्य में अगर किसी देश के साथ संबंधों को सामान्य करने की ज़रूरत हो, तो युद्धबंदियों को छोड़ना या उनका आदान प्रदान करना संबंधों के लिए भी बेहतर साबित हो। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो आपको युद्धबंदी ही अच्छा बता सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन और होता है कि जब आप युद्धबंदी बन जाते हैं, देखिए, जो भी आदमी युद्ध करने के लिए जाता है, कोई भी सैनिक हो,
एक वो सामान्य सैनिक हो या हम ही आप जैसे कोई सैनिक होंगे, तो कहीं न कहीं उनको इस बात की एक मलाल ज़रूर रहेगा कि कहीं न कहीं हम युद्धबंदी बने। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी शक्ति के साथ नहीं लड़ पाए या हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जितने अच्छे की आशा की जाती थी। देखिए, दुश्मन के हाथ बंदी बनना सबको शर्म आती है, सही बात तो ये है। अपनी किताब में जब मैं आपको 62 के चैप्टर्स पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने जेबी दलवी साहब की बात की थी, जो उसमें ब्रिगेडियर थे नेफा में। और नामकाचू धौला चौकी के उस एरिया के इंचार्ज भी थे। उन्होंने जब बात आई कि उनको भी बनाया गया युद्धबंदी, तो वो अपने पहले चैप्टर में लिखते हैं कि ये बहुत शर्म की बात थी मेरे लिए। एक तो ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी का बंदी बनना, दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि चीन उनसे कुछ ना कुछ उगलवाना चाहता है। फिर जब वो लौट करके भी आते हैं देश में, तो सरकार युद्धबंदियों के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं करती जितना अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सबको ये लगता है कि शायद वो कुछ ना कुछ राज उगल करके आए होंगे। अभी अगर आप एक लेटेस्ट एग्जाम्पल देखिए, तो अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, जो पाकिस्तान के साथ अचानक तनाव बढ़ा था और उन्होंने अपने MiG-21 से F-16 गिराया था, तो उसके बाद जब वो इंडिया में आए, वो तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल था। तो एयरफोर्स, रॉ, IB और ये जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती हैं, उन्होंने उनसे जांच करी कि आपने वहाँ पर क्या राज उगले। उसका कारण क्या होता है कि अगर आपने ऐसा कुछ कहा है, तो अपने उस चीज़ों को चेंज किया जा सके। हर युद्धबंदी को जो भी एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है फॉलो करना पड़ता है, और हर सैनिक को पता होता है, उसकी वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि कभी अगर युद्धबंदी बन जाए तो कितने दिन तक या कितने समय तक उसको राज को दबाना है, ताकि किसी भी देश की सेना, देखिए इसमें हर देश की सेना का अलग अलग वो होता है कि कुछ दिन तक तो राज दबा के रखो ताकि दुश्मन से या उसकी तैयारियों को समझने का भी मौका मिल जाए, और जो जिस देश का आदमी बंदी बना हुआ है उस देश की सेना को भी अपने आप को फिर से अपने जो संगठन है या इन सब चीज़ों को चेंज करने का मौका मिले। तो यहाँ पे sun tzu ने जो बात बोली, वो क्या बोली कि युद्धबंदी बनाइए। युद्धबंदी बनाना कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक तरीका भी है। संबंधों को दोबारा आगे आप बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा कि 93,000 सैनिकों को अगर हम युद्धबंदी ना बनाए होते तो हम पाकिस्तान को ना सौंपते। हमने इसलिए सौंपा था ना कि शायद संबंध अच्छे हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ, हालांकि वो हुए नहीं। लेकिन युद्धबंदी आज की तारीख में एक सरकार के ऊपर या देश के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं। 93,000 सैनिकों को खाना खिलाना, उनका मेडिकल सेटअप बहुत तगड़ा एक खर्चा था उस समय के लिए। लेकिन हम फिर से लौटते हैं sun tzu के ऊपर। sun tzu ने क्या कहा यहाँ पे कि आप किसी को चकनाचूर या बर्बाद मत करिए, आप सिर्फ उसको अपने अधिकार में लीजिए, और सेना की किसी टुकड़ी को, चाहे वो मतलब कंपनी हो, टुकड़ी हो, रेजिमेंट हो, उसको आप बर्बाद मत करिए, बल्कि उसको आप जो है पकड़ लीजिए। आगे चलिए, ये एक बात करते हैं कि दुश्मन को बिना प्रतिरोध के तोड़ दिया जाए। देखिए, ऐसा दो तरीके से हो सकता है। या तो आप तेज कार्रवाई करिए, आपके कार्रवाई कहीं पर भी पहले से किसी को भी ओपन ना हो। दूसरा क्या है कि आप मनोवैज्ञानिक तरीके से, जो आज के हालात हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से या आर्थिक तरीके से दुश्मन को बिल्कुल तबाह कर दीजिए। देखिए, अगर सेना लड़ती है तो सेना के लड़ने के पीछे क्या होता है? किसी भी देश की आर्थिक शक्ति ही सेना को तैयार करती है। अगर आपकी आर्थिक शक्ति टूट चुकी होगी तो कोई भी सेना पैसे के लिए क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि दुश्मन को बिना प्रतिरोध के तोड़ा जाए। अगर आज के हम हालात की बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ ये तेज युद्ध का भी तरीका हो सकता है। अगर हम आगे चले तो ये कहते हैं दुश्मन की योजनाओं को पूरी तरह समझना। दूसरी श्रेष्ठता क्या है? दुश्मन को एकत्रित होने से रोकना। इस क्रम में अगली श्रेष्ठता क्या है? युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की सेना पर हमला करना। ये इन्होंने क्रमवार तरीका बताया है कि किस तरीके से जो श्रेष्ठ नेतृत्व होता है वो काम करता है। पहला क्या था? दुश्मन की योजनाओं को समझना। दूसरा, दुश्मन को एकत्र होने से रोकना।
तीसरा, युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की सेना पर हमला करना। और जो सबसे खराब तरीका है वो क्या है? वो है एक तरीके से शहरों वाले देश की घेराबंदी करना। अब आप देखिए, अगर हम 1962 में देखें, या डोकलाम में देखें, या अभी जो लेह में हुआ उसको देखें, चीनी क्या करते हैं? चीनी सबसे पहले कहीं पर पहुंचेंगे अचानक तेजी से, वो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहेंगे। अगर आपने उनकी चालें समझ ली, अगर आपको वो एकत्रित से नहीं रोक पाए, जैसा कि उन्होंने डोकलाम में किया था, डोकलाम में, और उसके बाद अगर आप लेह भी देखें जो भी लेटेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इनका जो दूसरा मत था कि दुश्मन को एकत्र होने से रोकना, वो तो नहीं हो पाया। भारतीय सेना वहाँ पर तुरंत जाकर खड़ी हो गई। सुनने में आया कि पहले जो बातचीत चली भारत और चीन के बीच में वो ये थी कि भाई किसी तरीके से उसको रोका जाए। सेना को आदेश था कि वहाँ पर डटे रहो। उसके बावजूद भी अगर जब चीन की मूवमेंट वहाँ बढ़ने लगी तो भारत सरकार ने अपनी भी सेना वहाँ पर बढ़ा दी। इसके साथ साथ देखिए, इसके एक तीसरी लाइन में जो बात कही है कि शहरों वाले शहरों की घेराबंदी नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए, कृष्णा मेनन साहब ने क्या कहा था कि जब ये 1962 के युद्ध में मैदान में आएंगे तो हम इनको पराजित करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे जो कभी नहीं हुआ होगा। कृष्णा मेनन साहब ने और उस समय की भारत सरकार ने अगर ये आर्ट ऑफ वार पढ़ लिया होता, या अगर सुंतोजू को समझ जाते, तो वो समझ जाते कि शहरों की घेराबंदी के खिलाफ हैं, इसीलिए वो नीचे नहीं आए। आगे लिखते हैं कि नियम यह ठीक है कि दीवार वाले शहरों को घेरना ठीक नहीं, अगर इससे बचना हो तो बचा जाना चाहिए। इस काम के लिए सुरक्षात्मक ढाल बनाना, गतिमान शरण स्थल, युद्ध के विभिन्न उपकरणों की तैयारी में पूरे 3 महीने लगेंगे। किले के बाहर दीवारों के सहारे टीले बनाने में 3 महीने और लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि ये टाइम टेकन प्रोसेस को इसको मानते थे, घेरेबंदी को, इसलिए इससे सुंतोजू ये काम करने के लिए रोकते थे। अच्छा, एक चीज़ और भी थी कि जब ये किताब लिखी गई है तो आज से ये 2000 साल से ज़्यादा का टाइम रहा होगा, तो उस समय की टेक्निक्स में और आज के टेक्निक में तो काफ़ी अंतर है, लेकिन बेसिक्स तो चेंज हुए नहीं। कहीं ना कहीं आज जो कुछ सिद्धांत थे वो आज भी इनके जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं लोग, चीन तो फॉलो करता है। इसके साथ साथ इन्होंने देखिए ये भी कहा है कि अगर आप एक जगह ये बात करते हैं, ये फिर से देखिए घेरेबंदी के पूरे तरीके से खिलाफ रहते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप जिस तरह की बात करते हैं और आप ये सोचते हैं कि घेरेबंदी भी की जाए, आक्रमण भी किया जाए, तो अगर आप आवेग को अनियंत्रित करने में असमर्थ हो गए तो आप अपने सैनिकों के आक्रमण करने का आदेश जब देंगे तो परिणाम स्वरूप उसकी 1/3 संख्या मृत्यु के मुंह में चली जाएगी। ये इस चीज़ से भी बचना चाहते हैं, इसीलिए ये काफ़ी हद तक घेरेबंदी जैसे शब्दों से दूर रहना चाहते हैं। इनका एक कहना यह भी कि युद्ध का यही नियम है कि अगर दुश्मन के एक सैनिक की तुलना में हमारे सैनिक 10 हैं तो उसको घेर लो, अगर एक की तुलना में 5 हैं तो उस पर हमला कर दो, अगर संख्या में 2 गुना है तो अपनी सेना को बांट दो, अगर बराबर हैं तो युद्ध किया जा सकता है, संख्या में थोड़े कम है तो युद्ध को टाला जा सकता है, अगर वह हर तरह से बराबर नहीं है तो उसकी पकड़ से दूर भाग जाना ही बेहतर है। यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से सब कुछ बता दिया कि कब आक्रमण करना है, कब घेरना है, कब रक्षा करनी है और कब हमला करना है। इसी चैप्टर में जनरल्स की क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि जो जनरल होता है, जब ये चीज़ तो खैर उस समय थी जब एक आर्मी चीफ या सेनाध्यक्ष पूरे युद्ध को निर्देशित कर सकता था, और आज भी ऐसा है कि काफ़ी हद तक सेनाध्यक्ष ही इस चीज़ को डील करते हैं। कभी कभी शायद कुछ लोकतांत्रिक नेताओं को एक कहीं कहीं ये शौक चढ़ जाता है कि हम ही सेना को डील करेंगे, जैसा कि 1962 में हुआ था कि किसी सर्वोच्च सत्ता की बात की जाती, वो सर्वोच्च सत्ता कौन थी आज तक हमको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो जनरल होंगे जिसकी बात करते हैं, वे कहते हैं कि जनरल राज्य की ढाल होता है, अगर ढाल सभी मोर्चों पर मजबूत है तो फिर राज्य भी मजबूत रहेगा, अगर ढाल कमज़ोर होगी तो राज्य भी कमज़ोर हो जाएगा।
अब आज उस जनरल की जगह जो है देखिए एक तरीके से लोकतांत्रिक लोगों ने ले ली है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो आप आज के तारीख में इसकी तुलना लोकतांत्रिक नेताओं से कर सकते हैं। कुछ जगहों पे लोकतंत्र है, कुछ जगहों पर राष्ट्रपति का शासन चलता है, कुछ जगहों पर राजशाही है। और खुद सुन तुजू के देश में ये सारी चीज़ें फॉलो हो जाएं, क्योंकि उनके देश में जो प्रीमियर हैं, जिसको हम कहते हैं चीनी राष्ट्रपति, उसको अपन प्रीमियर कहते हैं, और वही जो है कम्युनिस्ट सरकार का भी प्रमुख होता है। एक कमेटी होती है कम्युनिस्टों की, उसका भी प्रमुख वही होता है, और वहाँ की सेना का जो कमीशन है उसका भी प्रमुख वही होता है। तो भाई सही है, उन्होंने जिसके लिए बात करी है वो वहाँ पर फॉलो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति और एक तरीके से जो चीफ हैं सेना के कमेटी के या कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी वही हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इनकी जो बात है वहाँ पर फॉलो हो जाएगी। तो इन्होंने कह रखा है पहले से ही। लेकिन अगर उस समय के देश में भी देखा जाए तो शायद उस समय जो परिदृश्य चलते थे वो राजा लोग ही युद्ध में आगे जाते थे। तो एक तरीके से ये उस समय तो गलत नहीं था। आज के हालात में इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें अपनी कुछ चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। सेना को आगे बढ़ने या पीछे हटने की आज्ञा देना, इस तथ्य को जाने बिना कि वह पालन कर पाएगी या नहीं, इसे सेना को लंगड़ाकर चलना कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर से सुनिए। सेना को आगे बढ़ना या पीछे हटने की आज्ञा देना, इस तथ्य को जाने बिना कि वह पालन कर पाएगी या नहीं, इसे सेना को लंगड़ाकर चलना कहते हैं। ठीक यही चीज़ 1962 के युद्ध में 1962 के युद्ध में भारत सरकार द्वारा की गई थी। जब हमारी तैयारी नहीं थी और हमारे मैप तक नहीं थे, जूते तक नहीं थे, फॉरवर्ड पॉलिसी को जो योग्य सेनाध्यक्ष होते थे, ये जनरल्स थे, वो टालते चले आ रहे थे। अचानक जब ये 3 योग्य जो जनरल्स थे, थिमैया, करियप्पा और जनरल था, और एक और जनरल साहब थे लेकिन उनका मैं यहाँ पर नाम भूल रहा हूँ, उनके बाद जनरल BM कौल, जनरल थापर और कृष्णा मेनन, इन तीनों ने मिलकर एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। सेना के बारे में जाने बिना कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं, वहाँ पर भेज दिया गया। ये कहा कि डटे रहिए, चौकी बनाइए, और अंत में क्या उसका हाल हुआ आप जानते हैं। तो आप समझ जाइए कि उस समय 1962 की भी लाइन, कितने बड़े महान विचारक रहे होंगे उस समय सुन तुजू की 1962 के हालात की बात उन्होंने कितने 100 साल पहले कर दी थी। आज भी वो चीज़ सार्थक साबित होती है कि हमारे देश में ये चीज़ हुई थी 1962 में। आगे चलिए। एक सेना को उसी तरह संचालित करने का प्रयास करना जैसे कि राज्य को संचालित किया जाता है, यह सही नहीं है, क्योंकि एक सेना और राज्य की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने ये एक चीज़ स्पष्ट कर दी कि सेना और राज्य 2 अलग अलग मुद्दे हैं। जिस तरह से आप राज्य चलाते हैं उस तरीके से आप सेना नहीं चला सकते, जिस तरीके से आप सेना चलाते हैं उस तरीके से आप राज्य नहीं चला सकते। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने इन दोनों का एक तरीके से बंटवारा अच्छे तरीके से कर दिया। अब यहीं पे आप देखिए, कोई मतलब नहीं था कि 1962 के युद्ध के पहले 1950 से अगर हम देखते हैं, जब चीन तिब्बत में प्रवेश करता है, हमने तिब्बत को सजा करके चीन को दिया था। हम वहाँ पर अपने उन अधिकारों को भी नहीं बना कर रख पाए जिन अधिकारों की हमसे अपेक्षा की जाती थी। हमने ये भी नहीं सोचा कि भाई अगर ये सैनिक मुद्दे हैं तो यहाँ पर सेना को हम तरीके से पूरी तरीके से छूट दें, और सेना के अधिकारी जो इस चीज़ के जानकार हैं, अगर नहीं हैं तो उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, जो ग्राउंड्स पे तैनात हैं वो उसको समझें, अपने अकॉर्डिंग फैसला लें। हमने वो काम नहीं किया। हमने अपने आप को ज़्यादा योग्य समझा, और हम देश चलाने से और विदेश नीति और दुनिया भर की जो चीज़ें थी उस समय,
गुटनिरपेक्ष और ये सब, हमको लगने लगा कि हमारी वहाँ पर बड़ी इज्जत होती है। इससे जैसे ही राज्य चलता है, जिस तरीके से शासन चला रहे हैं उस तरीके से हम सेना भी चला लेंगे। हम इसी मुगालते में थे और वही हुआ। राज्य चलाने का भ्रम पाले हुए जब उस समय की सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, राजनेता, चीन की को भी इसी तरह से देखने लगे कि हम चीन की सीमा और सेना को भी डील कर ले जाएंगे, और तथाकथित कुछ लोकतंत्र था उस समय, लेकिन लोकतंत्र की अपेक्षा वो अपने आप को उस मुद्दे पर सेनाध्यक्ष समझने लगे। उसी का खामियाजा था कि भारत 1962 का युद्ध हार गया। देखिए, ये दोनों लाइनें सुन त्जू ने पहले लिख दी। ये सेना को आगे बढ़ने या पीछे हटने की आज्ञा देना, इस चीज़ को जाने बिना कैसा कर पाएगी कि नहीं, सेना का रंग लाकर चलना कहते हैं। दूसरा, राज्य और सेना दो अलग अलग चीज़ हैं, इसको आप एक साथ लागू नहीं कर सकते। आप सोचिए 1962 की घटना के बारे में, उसके कारण के बारे में, उसके घटनाचक्र के बारे में उस व्यक्ति ने 2 लाइन में सब कुछ कह दिया, जो कितने सौ साल पहले पैदा हुआ था। काश ये पूरी किताब पंडित नेहरू, कृष्णा मेनन, जनरल थापर और जनरल BM कॉल पहले पढ़ लिए होते तो शायद हमारे पास हमारा क्षेत्र होता। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, जीत के लिए वो 5 तत्वों को और बताते हैं। वही जीतेगा जो ये जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। वही जीतेगा जो जानता है कैसे श्रेष्ठ और निकृष्ट सेनाओं को कंट्रोल करते हैं। वह जीतेगा जिसकी सेना अपने सभी पदों पर समान भावना से चलती है। वह जीतेगा जो खुद को तैयार करता है और दुश्मन की लापरवाही का इंतजार करता है। वह जीतेगा जिसके पास सैनिक क्षमता है और जिसके निर्णय में शासन का हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब शासन और सेना, इन्होंने इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। और अब सुन त्जू का सबसे प्रिय वाक्य, जो हम सभी रक्षा अध्ययन, सैन्य विज्ञान या विदेश नीति के जो छात्र हैं उसको सिरोधार्य करते हैं और अक्सर हम लोग अपनी जुबान में इस चीज़ को कहते हैं, वह यह है कि यदि आप अपने दुश्मन को जानते हैं तो खुद को जानते हैं। अगर आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको सैकड़ों लड़ाइयों के बारे में परिणाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप स्वयं को जानते हैं लेकिन शत्रु को नहीं जानते तो प्राप्त हर जीत के लिए आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा। यदि आप ना तो दुश्मन को और ना ही खुद को जानते हैं तो आपको हर लड़ाई में हार का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने इस लाइन में बता दिया कि आप खुद को भी जानें और अपने दुश्मन को भी जानें, तो आपको किसी भी परिणाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके मतलब ये हुआ कि आपको युद्ध की तैयारी अपनी क्षमता और दुश्मन की क्षमता के अनुसार बराबर करनी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको इस चैप्टर के सुन त्जू समझ में आए होंगे। इन्होंने बहुत पहले ही सब कुछ कह दिया था, कुछ बातें कह दी थी। वो बातें आज के भी समय में सार्थक सिद्ध होती हैं। कुछ बातें इसलिए हट जाती हैं, आज के समय में अपनी सार्थकता खो देती हैं, क्योंकि ये वक्त काफ़ी आगे का है। लेकिन आज भी उनकी बातें काफ़ी हद तक सही साबित होती हैं। अगर आपको चीन को समझना है तो आपको सुन त्जू को समझना ही होगा। बिना सुन त्जू को समझे आप चीन को और चीनी नीति को नहीं समझ सकते। धन्यवाद। अब आपकी हमारी मुलाकात नए तकनीकी सत्र में इनके चौथे चैप्टर के साथ होगी। थैंक यू।